बेच के उनको भेजा है भविष्य बनाने के लिए, और उनके जिस प्रकार से वो किया, और जो जिस प्रकार से हथकड़ियाँ लेके लगा के आए, वो निंदनीय है। वो निंदनीय है। अब हम भी तो भेज रहे हैं, यहाँ से ऐसे, वहाँ तो किसी को हथकड़ी लगा के नहीं भेजते। वो निंदनीय है, और इस बात का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए। आज देश में ये भी एक प्रश्न उठता है कि सबसे ज़्यादा पलायन डंकी के रास्ते और सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन हरियाणा से क्यों? क्या हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है? इससे भी जुड़ी हुई ये बात है। तो 10 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, नशा और अपराध जो हरियाणा के युवा के भविष्य को अंधकारमय कर दिया इस सरकार ने, तो भाजपा सरकार जिम्मेदारी है उन परिस्थितियों की, जिन परिस्थितियों में जो हमारे ऐसे युवा थे उनको इस डंकी के रास्ते पलायन करने की मजबूरी का सामना करना पड़ा। और अब जो है, जब अमेरिकी सरकार इस प्रकार से रात के अंधेरे में एक के बाद एक विमान अमृतसर एयरपोर्ट पे उतार रही है और बेड़ियाँ लगाकर इन युवाओं को, और हरियाणा सरकार ने तो जेल विभाग की गाड़ी भेज दी थी उनको लेने के लिए, तो क्या जो इन युवाओं के जो परिजन हैं जो हरियाणा के एक गाँव में हैं, उनके प्रति कोई संवेदना की कोई दायित्व बनता है सरकार का? ये नहीं। जिस सरकार की नाकामी की वजह से आज ये स्थिति बनी कि देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा के युवा पलायन भी, डंकी के रास्ते पलायन भी युवाओं ने किया, और सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन में भी हरियाणा का नंबर 1 पे आ रहा है। छोटे छोटे देश वेनेजुएला, अपना वो ये कोलंबिया, मैक्सिको, कनाडा, उन्होंने अपनी बाकायदा एक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उन्होंने अपने हवाई जहाज भेज करके अपने जो नागरिकों को बुलाया, और जब उन्होंने भेजा अपना जहाज अमेरिका का, तो अपनी धरती पर नहीं उतरने दिया। ये लाल आंख की बात करने वाले लोग, इनका जो 56 इंच का सीना नहीं है, 26 इंच का सीना बन करके रह गया। आज बड़ा देश को शर्मसार होना पड़ रहा है कि हमारे नागरिकों को इस तरह से हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में भी और उसमें कमर में भी जिस तरह से जंजीरों से जकड़ा गया है, एक बहुत ही एक क्रिमिनल लोगों की तरह, और फौजी विमान के जरिए, और एक तरह से यहाँ पर अमृतसर में भेज करके ये ज्यादातर हरियाणा और पंजाब को बदनाम करने की जो साजिश है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो विपक्ष के सवालों के जवाब में बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हर देश के पास अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई का हक है, भारत को भी अमेरिका से सबक लेना चाहिए। अब बीजेपी नेता युवाओं से भी एजेंट के झांसे में ना आने की अपील कर रहे हैं। बच्चे इस तरह से गए हैं, उनको लाया जा रहा है। देखिए, किसी भी देश, आज हम भी तो परेशान इसी चीज़ से हैं कि जो बांग्लादेशी या अन्य देश के लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो सरकार उनके प्रति कार्रवाई कर रही है। इसी प्रकार से वहाँ की सरकार भी चिंतित है। आप जाइए, अपना वीज़ा लगा के किसी भी देश में, वहाँ की सरकार के जो नियम है वो सरकार अपने नियमों को लागू करती है। अब हमारे देश का जो नियम है हमारे देश में लागू होगा, तो ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। देखिए, वैसे युवाओं को जो किसी ना किसी लालच की वजह से, किसी गलत जानकारी की वजह से या किसी धोखे से ऐसे लोग जो गए थे वो वापस आए हैं। अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप सरकार ने जिस प्रकार के आदेश दिए हैं उसके कारण उनको वापस आना पड़ा, लेकिन उनके लिए अपने देश के अंदर बहुत सारे आयाम हैं जहां वो अपने देश के अंदर रह कर के देश की सेवा कर सकते हैं, मेहनत के आधार पर कोई भी अचीवमेंट प्राप्त कर। तो आपने पक्ष विपक्ष के तर्क को सुना, और अब उस युवा की जुबानी भी उसकी कहानी को सुनिए जिसने डंकी से डिपोर्ट तक का सफर तय किया है। रोहतक के रहने वाले युवक ने करीबन 65 लाख रुपए का कर्ज लेकर घर के दुधारू पशु, कृषि के लिए रखा ट्रैक्टर तक बेच दिया, और मात्र 3 महीने पहले अमेरिका गया ये युवक डिपोर्ट होकर के लौट आया। युवक ने 3 महीने तक यातनाएं सही, 2.5 दिनों तक बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका से भारत वापस लौटने की पूरी व्यथा सुनाई है। पीड़ित परिवार ने 65 लाख रुपए का कर्ज यानी कि होम लोन लिया, अपने दुधारू पशु को बेचा, कृषि के लिए एकमात्र साधन ट्रैक्टर को बेचकर घर की माली हालत को सुधारने के लिए युवक को धन कमाने के लिए अमेरिका भेजा, और अब पीड़ित परिवार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है।
करीबन 65 लाख रुपए का कर्ज लेकर एक युवक अमेरिका कुछ कमाने की चाह में जाता है। मात्र 3 महीने में उसे वापस बेड़ियों में बांधकर वापस भेज दिया जाता है। ऐसे ही एक परिवार की कहानी आज हम बताएंगे। हमारे साथ हैं रोहतक जिले के चिड़ी गांव का रहने वाला संदीप, जो कल ही यहाँ पर डिपोर्ट होकर आया है। संदीप, कैसे वहां पर पहुंचे और क्या आपकी कहानी है? हाँ जी, मैं वहाँ पे यहाँ से घर से 20 तारीख को निकला था, 20 नवंबर 2024 को। फिर उसके बाद 2-3 दिन मेरे को मुंबई स्टे करना था। वहाँ से फिर मैं दोबारा दिल्ली आके 24 नवंबर 2024 को मैं यहाँ से निकल गया था। फिर मेरी वहाँ पे एम्स्टर्डम की फ़्लाइट थी, वहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। वहाँ से फिर मैं सूर्यनेम गया। सूर्यनेम जाने के बाद मेरे को ओम प्रकाश नाम के बंदे से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। उन्होंने बोला कि आगे यहाँ से आगे मैं तुम्हें ऑपरेट करूँगा। एजेंट था वो? हाँ जी, वो भी एजेंट था। मेरा मेन जो यहाँ से इंडिया से चलाने वाला एजेंट था वो तो था प्रमोद सरोहा, सोनीपत के। पिताजी का नाम उनका प्रेम जी है, प्रेम सरोहा, सोनीपत के रहने वाले हैं। फिर मैं वहाँ जाके ब्राज़ील जाके 3-4 दिन मेरा रुका। उसने ओम प्रकाश हैं जो, उन्होंने मेरे को एक फ़ोटो भेजा कि ये बंदा टैक्सी वाला है, तुम्हें ये यहाँ से ले जाएगा, एक घर में वो छोड़ेगा, वहाँ रुकना। फिर वहाँ 2-3 दिन मैं वहाँ रहा। वहाँ से फिर मेरे को गवाना के लिए ले जाया गया। रात को मैं वहाँ से सूरीनेम का बॉर्डर क्रॉस कराया। 4-5 घंटे गाड़ी में चलने के बाद वहाँ पे एक छोटी सी बोट थी, समुद्र के रास्ते से मेरा बॉर्डर क्रॉस कराया गया। वहाँ जाके एक घर था, उसके बाहर ऐसे ही नीचे धरती में हमें लेटा दिया गया कि तुम रात को यहीं रुको, सुबह बंदा आएगा वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। वहाँ से लेके गया बंदा। फिर 4-5 घंटे फिर कंटिन्यू गाड़ी चली बिना कुछ खाए पिए, खाना पीना नहीं मिला था तब तक हमें। तो वहाँ पे एक होटल टाइप से था, वहाँ मैं रोका गया। मेरे को वहाँ पे 4-5 घंटे में वहाँ रुका। तो मैंने उनको बोला कि कुछ खाने पीने का दे दो मेरे को। तो खाने पीने में उन्होंने मांस मछली वगैरह दी, वो हम खाते नहीं। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे को वेज खाने में कुछ दे दो क्योंकि हम नहीं खाते। तो उन्होंने बोला यही मिलेगा, खाना तो खाओ नहीं तो मत खाओ। तो फिर मैंने वो नहीं खाया, पानी वानी पिया, उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 2-3 मेरे को ब्रेड दे दिए। वो खा के उन्होंने फिर एक छोटी सी बस थी, उसमें बहुत सारे बंदों को ऊपर नीचे बैठा के उसमें हमें बैठा के आगे बोले कि अब तुम ब्राज़ील के लिए जा रहे हो। वहाँ कहीं जंगल आ रहा, रात को वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे की, फिर चला दिया। पानी मांगा तो उन्होंने पानी नहीं दिया। लगातार 24 घंटे के बाद फिर हमें पानी मिला। कितने दिन में वहां पर पहुंचे और वहां किस तरह की क्या कोई यातनाएं मिली? अब वहाँ मेरे को 2 महीने लग गए थे, बिल्कुल बहुत सारी यातनाएं मिली, बहुत परेशान हुए हम। हाँ जी, 2 महीने जाके फिर बॉर्डर क्रॉस करके फिर वहाँ पे यूएस की जो बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस थी उन्होंने हमें वहाँ से अरेस्ट कर लिया और फिर हमें वहाँ ले गए थे। आपने 65 लाख रुपए का कर्ज लिया है, किस तरह से वो कर्ज दे पाएंगे अब आप? कोई जरिया नहीं है जी कर्ज देने का अभी तो मेरे पास। कैसे कैसे लिया? कुछ हाउस लोन लिया था जी, कोई ट्रैक्टर बेचा था, 1-2 भैंस बेची थी, और ब्याज भी ले रखे हैं, कोई उधार ले रखी है। इस तरह से 65 लाख रुपए पूरे करके इसको अमेरिका भेजा था। क्यों भेजा था इसको अमेरिका? वैसे ही भेज दिया कि घर की स्थिति खराब थी और कुछ सुधार हो जाएगा, इसलिए भेजा। तो अब क्या होगा? अब तो कोई सोर्स नहीं है जी कमाने का। अच्छा माता जी, कल घर लौटे हैं ये संदीप, अभी आपको खुशी हो रही है या दुख हो रहा है? क्योंकि इतना पैसा भी तो लगा दिया कर्ज उठा के। ना जी, खुशी है, मारा बेटा मारा दोहरा आ गया। हम तो यही प्रार्थना करा, बस हाथ जोड़ के ने मारा बेटा मेरा दोहरा आ गया, बस मैं यही चाहूँ। जब ये जा रहा था तो पता नहीं था कि कब कैसे आएगा? जिन्हों तो नू था ना भी चलो भी घर का सुधार सा हो जाएगा, भाई बात छूछ के भी है तो किसी को तो कुछ करा। तो इसलिए हमने ये रोजगार भाई चलो भाई आ जाएगा भाई 4-5 साल में कि मेरा सुधार सा हो जाए, यही चाहवा थे जी। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ मेरा बेटा मेरा हमारा दोहरा आ गया, बस हम इतना कर्ज भी तो लिया है माता जी। कर्ज जी देखो गवर्नमेंट का ऊपर है जी, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। गरीब आदमी है, नो मान ले मरे रहे यहाँ, क्यों हो गया भाई भूखे थे साई उन्नो भैया पदा टूक खा लिया। हाँ भाई भाईचारा आपस में बोल पड़ा। हाँ तो मन में तुम्हारा वाय है, क्यों हो गया जी? अब क्या कहना चाहेंगे जी, मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी सुनवाई हो, हमें सहायता मिले कि हम जिनसे हमसे पैसे लिए हमें उनको दें, क्योंकि वो भी उनको पता चला तो वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने भी सियास पे पैसे दिए थे कि भाई वहाँ जाएगा तो हमें अपने पैसे मिल जाएंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब वो भी आ रहे हैं, उनको ही पता लग जाएगा कि भाई लड़का वापिस आया तो पैसे कहाँ से देंगे, देने तो पड़ेंगे क्योंकि जिसने पैसे दिए वो तो लेगा, किसी न किसी से तरीके से भी लेगा। और कर्जदार घर आ रहे हैं। कर्जदार बिल्कुल घर आए थे जी, कल भी आया था। तो उन्होंने बोला तो क्या था, ऐसे ही डायरेक्ट तो नहीं बोला, उनको ही पता भी बंदा दुखी है। तो बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, पैसे वैसे मिले या नहीं। मैं कहा अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ तो जी। आपको उम्मीद है कि पैसे वापस मिलेंगे? उम्मीद पे तो जी वो बोलते हैं कि दुनिया का है, मैं कोशिश करेंगे, अगर मिल जाएंगे तो बहुत भी अच्छा है। तो एजेंट से क्या बात हुई थी, कितने पैसे उन्होंने मांगे थे और क्या कहा था उन्होंने? क्या 65 लाख रुपए में बात हुई थी जी। कोई गारंटी ली थी उन्होंने? गारंटी तो उन्होंने ये ली थी कि मैं अमेरिका पहुंचा के और काम लगवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। रिपोर्ट की तो कोई गारंटी नहीं थी। इन्होंने कहा उन्हें ऐसी कोई बात नहीं हुई। इन्होंने बोला वो 65 लाख रुपए मेरे को दो, मेरा ठेका है 65 लाख रुपए में, वहाँ काम लगवाने आया, कैलिफोर्निया का नाम लिया था, अगर वापिस आएगा तो तुम्हारा पैसा मैं लौटा दूंगा। तो अब आप पैसा वापस मांग रहे हैं? पैसा वापस मांग रहे हैं, अब उनसे कोई बात नहीं हो रही। तो ये थे रोहतक के जिले के चिड़ी गांव के संदीप की कहानी, जो 3 बहनों का एक भाई है और अपने भाई ने जो है, इसके भाई ने काफ़ी कर्ज लिया, यहाँ तक कि जो कृषि में यूज होने वाले जो यंत्र हैं उनको बेच दिया, अपने पशु तक बेच दिए और फिर 65 लाख रुपए का इंतजाम करके इसे अमेरिका भेजा गया था, लेकिन 3 महीने में ही वापस आ गया। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश। तो रोहतक की तो ये कहानी आपने देखी और आपने देखा किस तरह से डंकी रूट के जरिए जो लोग बाहर जा रहे हैं अब उनके सामने किस तरह की समस्या है। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो पैसा लगा करके बाहर गए थे अब वो रिकवर कैसे होगा। रुक कर लेते हैं, वीरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी कैथल से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, चूंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो डिपोर्टेशन है वो अमेरिका से हो रहा है और भारी तादाद में हरियाणा में जो लोग हैं वो डिपोर्ट होकर के आ रहे हैं। अभी कैथल में फिलहाल क्या स्थिति है, हाल फिलहाल अभी और क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कैथल में आए हैं डिपोर्ट होकर के, उनके बारे में कोई जानकारी और किस तरीके से वहां पर इसको लेकर के जो स्थितियां हैं वो बनती हुई आप देख पा रहे हैं, अपडेट करें। देखिए आयुष, अगर कैथल की बात करूं तो जब पहला प्लेन आया था तो उसमें 6 लोग आए थे, जब दूसरा प्लेन आया था उसमें 7 लोग आए और जब अब तीसरा प्लेन आया है तो इस डिपोर्टेशन में 8 जो युवा है वो कैथल के पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों से भी मिले हैं, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने वो आ नहीं रहे हैं। कुछ मजबूरियां ये है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ मजबूरियां ये है कि अगर हम कैमरे के सामने आ गए तो शायद एजेंट पैसे वापस ना करे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो लोग डिपोर्ट हुए हैं हर एक उस घर की वही कहानी है जो कोई भी एक युवा बयां करता है। हर किसी की वही कहानी है, बड़ी मुश्किल से अपनी जमीन बेचकर, बड़ी मुश्किल से अपना जो घर है वो गिरवी रखकर या फिर इधर रिश्तेदारों से पैसे उधार लेके वो अमेरिका गए थे, लेकिन गलत एजेंटों के चक्कर में फंस के वो डंकी रूट से अमेरिका पहुंच तो गए, लेकिन अब अमेरिका की कार्रवाई अगर देखें तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। हर एक प्लेन में किसी में 33 तो किसी में 17, किसी में फिर 33। इस तरह से हरियाणा के जो युवा हैं वो लगातार अमेरिका से डिपोर्ट होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि उनके जो पैसे हैं जो एजेंटों के थ्रू बड़ी मुश्किलों से वो गए थे, क्या वो पैसे वापस आएंगे? क्योंकि जिस भी युवा से हमने बातचीत की, 3-4 जो कल जो प्लेन आया है, तीसरा प्लेन, तो हम पर्सनली 3-4 युवाओं से मिले, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। लेकिन उनके घर वालों का जो दर्द था, उन युवाओं का जो दर्द था, वो कहीं ना कहीं सुनने लायक था। सबकी यही कहानी थी। एक युवा था जो 1 एकड़ जमीन अपनी बेचकर, उनको 1 एकड़ जमीन ही आ रही थी, वो अपनी 1 एकड़ जमीन बेचकर वो अमेरिका गया था और अब उसको डिपोर्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं काम के लिए फिलहाल तो उनको मुंह छिपाना पड़ रहा है, क्योंकि डिपोर्ट हो गए। आस पड़ोस में इस तरह की बिल्कुल। अफवाहें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही वो यही है कि भाई जो पैसा लगा करके गए हैं वो उनको कैसे मिलेगा वापस और अब आगे उनका भविष्य क्या रहेगा। रोहतक का भी मैं रुक कर लेता हूं। दिनेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी मां से जुड़े हुए हैं। दिनेश, चूंकि आपने बातचीत करी जो डिपोर्ट होकर के युवा वापस लौटे अपने देश और उनकी कहानी को हम लोगों ने भी सुना, भी दर्शक भी सुन रहे थे, किस तरह की परिस्थितियां हैं और क्या अभी कुछ और लोग भी इस तरह के हैं जो कि रोहतक के हैं या उनको डिपोर्ट किया गया है? क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि डिपोर्टेशन चल रहा है और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वतन वापस लौटने के बाद भी लोगों को। अभी क्या कुछ वहां पर जो स्थितियां हैं वो बनती हुई आपको नजर आ रही हैं? अपडेट करें दिनेश।
बिल्कुल, देखिए स्थिति काफी गंभीर है। जितने भी लोग गए हैं या तो वो कर्ज लेकर गए हैं या फिर अपनी पुश्तैनी जमीन है वो बेच कर गए हैं। जो चिड़ी गांव में जो युवक से कल हमने बातचीत की तो उनकी भी यही कहानी है। पीड़ित का कहना है कि उसके भाई ने 65 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसमें उसने अपने जो दुधारू पशु हैं उन सबको बेच दिया था। इसके अलावा कृषि में इस्तेमाल होने वाला एकमात्र सहारा जो ट्रैक्टर था उसको भी बेच दिया था। ब्याज पे भी मोटा पैसा उठाया गया था और ये सोचकर भेजा था कि जो उसका भाई है वो वहां पर सेटल होगा और सेटल होने के बाद में जो जिस मकसद से वहां पर भेजा गया है उस हिसाब से जो है उसको वो पैसे यहाँ पर भेजेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कल एक और बात सामने ये आई है कि ये लोग जो है 3 महीने पहले ही गए थे, क्योंकि इन्होंने बताया कि जब ये डोंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचते हैं तो 2 महीने का समय तो उनको वहां पर पहुंचने में लगता है और 1 महीने तक वो जो है वो जेलों में रहते हैं। और ये लोग वो हैं जो फिलहाल आ रहे हैं जो अमेरिका की जेलों में बंद है, उन्हें फिलहाल वापस भेजा जा रहा है। लेकिन जो पहले से लोग गए हुए हैं, जो 2 साल से 5 साल से लोग गए हुए हैं, उनको भेजने का सिलसिला पहला शुरू नहीं हुआ है। तो ये वो लोग हैं जो हाल ही में गए थे। इनको सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ है क्योंकि ये पैसे जो है भारी मोटे ब्याज पर पैसा उठाकर गए थे और अब जो इन्हें वापस आना पड़ रहा है। जो इनके सपने थे वो फिलहाल चकनाचूर हुए। वीरेंद्र, चूंकि अब जो लोग गए या जिनको डिपोर्ट कर दिया गया उनके सामने ये समस्या तो है कि वो जो पैसा लगा करके गए थे अब उसको कैसे रिकवर करें। बहुत सारे लोगों को आप वीरेंद्र ये भी बता रहे हैं कि वो इसलिए कैमरे के आगे नहीं आना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एजेंट्स उनका पैसा वापस ना करें। लेकिन ऐसे एजेंट्स जो कि गलत तरीके से या इन डंकी के जरिए लोगों को बाहर भेज रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई क्या ग्राउंड पर आपको दिख रही है और उन पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा आगे कम से कम इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण ना हो? देखिए आयुष, यही सोचने योग्य बात है कि लोग सामने नहीं आ रहे। यहाँ तक कि मैं एक वाकया बता दूं, कल जो लोग डिपोर्ट होके आए हैं उनमें एक पुलिस वाला है, उसका भतीजा था, लेकिन वो भी पुलिस में कोई कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोग एजेंटों के जाल में इतने बुरे फंस चुके हैं कि वो अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उनको एजेंटों को पहले ही पता लग जाता है कि ये लड़का डिपोर्ट होकर आएगा और उससे पहले वो लड़का घर पहुंचने से पहले वो लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और उनके परिवार वालों को ये आश्वासन देते हैं कि हम 2-4 दिन में पैसा वापस कर देंगे। और जितने भी हम कल या परसों जिन लोगों से हम बातचीत करके आए हैं, सभी के घर वाले या सभी वो युवा यही बात कर रहे थे कि हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा जो पैसा है वो एजेंट नहीं देंगे। उन्होंने ये जरूर आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन का वक्त एजेंटों ने दिया है, अगर वो 2-3 दिन में पैसे वापस दे देते हैं तो ठीक है, नहीं उसके बाद हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। लेकिन कैथल के जो एसपी है, अगर कलायत की एक महिला जो जिनका बेटा वापिस आया था उनके द्वारा भी ये गुहार लगाई गई थी कि जितने युवा वापिस आए हैं वो उनके बेटे के समान है और मैं चाहती हूं कि इन लोगों के लिए रोजगार वगैरह की जो सुविधा है वो सरकार की तरफ से की जाए, या फिर जो लोग वापिस आए हैं उनके आस पड़ोस वाले उनका मजाक ना उड़ाए। कैथल एसपी ने भी यही गुहार लगाई थी कि जो युवा वापिस आ रहे हैं वो पुलिस कंप्लेंट जरूर करवाएं ताकि जो उनके पैसे हैं वो ना मर सके, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और लोगों से भी ये अपील करते कैथल के एसपी नजर आए थे कि उनका मजाक न उड़ाए, क्योंकि पहले ही वो लोग पैसे की मार झेल रहे हैं, या तो वो अपनी जमीन बेचकर गए थे या अपना घर गिरवी रखकर गए थे। लेकिन एक खुशी की बात यह है आयुष कि जो लोग डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में थे, जिनके ऊपर एफआईआर है, जो लोग पीओ थे, कैथल का भी एक युवा जो कल डिपोर्ट होकर आया है वो पीओ था, भगोड़ा घोषित था, वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। ऐसे हरियाणा से भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि जो लोग डिपोर्ट होकर आए हैं और उनके ऊपर कोई एफआईआर थी या वो पीओ थे, तो पुलिस के लिए ये काम जरूर आसान हो गया। लेकिन उन युवाओं के लिए जो डिपोर्ट होकर आए हैं, लाखों रुपए जिन्होंने खर्च किए थे, उनके पैसे कहीं ना कहीं वो एक दयनीय स्थिति में है। उनके पैसे वापिस आएंगे, एजेंट देंगे या नहीं अब देंगे, कैसे होगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। वीरेंद्र, दिनेश, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि जो जा रहे हैं बाहर, जाहिर है कि किसी एजेंट के जरिए ही, अब ऐसे एजेंट्स के खिलाफ क्या कुछ ग्राउंड पर होता हुआ दिख रहा है और क्या लोग कम से कम कंप्लेंट करने के लिए तैयार हैं, या वो भी उसी तरह से इन एजेंट्स के जाल में अभी भी फंसे हुए हैं कि भाई पैसा उनका मिल जाए, इस वजह से कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं है? क्या है वहां पर असल स्थिति, अपडेट करें।
बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार इस मामले में हरकत में आई है, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो हरियाणा से गए हुए हैं अमेरिका और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन जो है गुपचुप तरीके से वो जो कार्रवाई में लगा हुआ है। कल की बात करें तो हम जैसे ही युवक के पास पहुंचे तो हमसे पहले जो स्थानीय पुलिस थी वो युवक के पास आई थी और वो युवक को प्रेरित कर रही थी कि उस एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाए, ताकि उस एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद आप लोगों को पैसे वापस दिलाए जाए। हालांकि एजेंट ने भी ये वायदा किया था कि वो इन युवाओं को लेकर जाएगा और वहां पर नौकरी लगवाने के बाद जो है ही वापस आएगा। यदि नौकरी नहीं लगवाई जाती है तो वो पूरा पैसा जो है वापस देगा। तो कहीं ना कहीं युवाओं को जो आश्वासन मिला था वो आश्वासन के तहत भी युवा सामने नहीं आ रहे हैं।